ओके, सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 20, है ना, चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब, है ना, वर्ब। तो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा वर्ब? यस मैम। ठीक है, तो सेम हिंदी में भी है ना। हिंदी में भी क्रिया से क्या पता चलता है? हम जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जो भी कार्य करने का पता चलता है या बोध होता है ना, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, मम्मी क्या कर रही है? यहाँ पे पूजा कर रही है ना, पूजा कर रही है। तो ये क्या है? क्रिया है। भाई पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। आगे घर के सामने एक पेड़ है। अच्छा, अब इसमें बताइए क्रिया क्या है? सिर्फ है। तो आगे हम क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया के भेद हैं, क्योंकि आगे आप लोगों को पता चलेगा कि है क्रिया क्यों है ना। इसमें क्रिया के आगे हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्रिया क्या है। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है? इसमें जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, क्या करना या होना क्या किया जा रहा है? पूजा किया जा रहा है ना, यहाँ पढ़ा जा रहा है। तो कोई कार्य अगर किया जा रहा है या हो रहा है तो उसे क्रिया कहेंगे। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। क्रिया दो प्रकार से होती है, काम का करना और दूसरा काम का होना। एक तो हम काम करते हैं, दूसरा काम होता है। ठीक है, तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे राधा नाच रही है, तो नाचने की क्रिया क्या है? करना होता है। और दूसरा काम का होना, राम अच्छा है, तो अच्छा होना क्या हो गया? क्रिया हो गया, काम का होना होता है ये। ठीक है, दूसरा है सीता पढ़ रही है ना। सीता पढ़ रही है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। ये कार्य किया जा रहा है, ना कि कार्य हो रहा है। दूसरा, आज मंगलवार है, यानी मंगलवार होना, कार्य का होना हो गया। ठीक है, अब धातु। धातु किसे कहते हैं? संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप जो होता है ना, उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, खेल, देख, सुन, सो का अर्थ सोना। ठीक है, बैठ, गा, आ, जा, है ना, ये धातु है। और इन्हीं से आप लोग धातु रूप पढ़े होंगे संस्कृत में, है ना, इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे पढ़ में ना जोड़ा, पढ़ना हो गया, ये सामान्य रूप हो गया क्रिया का। दूसरा खेल, खेलना, बैठ, बैठना, जा, जाना, देख, देखना, सो, सोना, खा, खाना। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, आगे पढ़े। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्रिया किस प्रकार से बनाई जाती है? दो तरह से। कौन कौन से? क्रिया को करना, क्रिया का करना होता है, क्रिया का होना। करने में क्या होता है? नाचना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये क्रियाएं करने वाली होती हैं। अच्छा लगना, अच्छा होना, बुरा होना, है ना, ये सब क्या है? होने वाली क्रियाएं होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के दो भेद हमने पढ़ा, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता
पर न पड़ता हो। फल कर्ता पर न पड़ता, इसका क्या अर्थ होगा? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गाय दौड़ती है जिसमें कोई कर्म नहीं होता है ना? कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। और जिसमें कर्म होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक होता है, ठीक है। अकर्मक गाय दौड़ती है, इन वाक्यों में दौड़ती है, नाचती है क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है ना? कर्म नहीं है, इसलिए क्या है ये? क्रिया का सीधा फल या क्या? आगे क्या दिया है? प्रभाव। प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। तो सीधा फल या प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है क्रिया का, तो वहां पे सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। नीचे लिखी क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं, जैसे जगना, हंसना, सोना, रोना, जाना, डरना, उठना, बैठना, भागना, चलना। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? क्या है? अकर्मक क्रिया। ध्यान कहाँ है आप लोगों का? अकर्मक है। आगे हाँ बिल्कुल अकर्मक है। दूसरा है सकर्मक, ये इनके साथ कोई कर्म नहीं होता है। जगना, हंसना, जाना, आना, है ना, उठना, बैठना, ये कर्म नहीं होता है इनके साथ, इसलिए क्या होता है? ये अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रियाएं हैं, यानी कर्ता के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, कर्म के ऊपर पड़े, सब्जेक्ट के ऊपर कोई इसका प्रभाव ना पड़ के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ता है तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े सकर्मक क्रियाएं हैं। और जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, किसको पानी दे रहा है? तो जो पानी दे रहा है वो किसका प्रभाव डाल रहा है? पौधों के ऊपर, ना कि माली के ऊपर, है ना। तोता मिर्च खाता है, किसको खाता है? मिर्च को। आप लोग अगर सकर्मक क्रिया पता करना है तो उसमें एक प्रश्न वाचक शब्द प्रयोग करेंगे किसको का, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अकर्मक क्रिया में देखिए, ये एक शॉर्ट ट्रिक है ना। जैसे नाचना, है ना, नाचना हमने अभी देखा, दौड़ना ये अकर्मक क्रिया है। तो गाय दौड़ती है, गाय किसको दौड़ती है? अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से, गाय किसको दौड़ती है, तो इसका कुछ उत्तर मिलता है? नहीं, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है ना। हेमा नाचती है, हेमा किसको नाचती है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका उत्तर है ही नहीं, है ना। और दूसरा है माली पौधों को पानी दे रहा है, तो किसको पानी दे रहा है? पौधों को। तोता किसको खा रहा है? मिर्च को। तो जिसमें किसको का किसको प्रश्न जब हम करेंगे उस वाक्य में किसको शब्द डाल के, उसका अगर आप लोगों को उत्तर मिलता है ना, तो वो सकर्मक है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। ये पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। हाँ, बाकी नियम आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि नियम क्या है। जिसमें कर्म होता है ना, वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, ठीक है। तो एक कर्मक किसे कहेंगे? जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है, एक कर्मक हो गया। और जिन क्रियाओं के दो कर्म होंगे उन्हें द्विकर्मक कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखेंगे कि एक कर्मक और द्विकर्मक का वाक्य देखते हैं। सोहन पत्र लिखता है ना, या माता जी सब्जी काट रहे, तो इसमें कर्म कितने हैं? एक ही है ना। और द्विकर्मक के जब उदाहरण देखेंगे हम, तो दादी जी ने भिखारी को वस्त्र दिए, यानी दो। दादी जी ने भिखारी को, भिखारी भी है कर्म और वस्त्र भी है कर्म। जब दो कर्म हो तो क्या होगा? द्विकर्मक हो जाएगा। जैसे कि हम वस्त्र अगर ना भी लिखे तो भी एक कर्म रहेगा इसमें। दादी जी ने भिखारी को दिए, कुछ भी दे सकते हैं, भिखारी, है ना। दादी जी ने भिखारी को दिए, या फिर दादी जी ने वस्त्र दिए, भिखारी को हटाया, वस्त्र दिए। तो अगर इन दोनों का अलग अलग प्रयोग करते हैं, एक कर्मक होगा, है ना। अलग
कर दिया, द्विकर्मक हो गया। ठीक है, तो दादी जी ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो यहाँ पे दो कर्म हैं। आप लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो। मैम ग्रैंडमदर गिव beggar the clothes. नहीं मैम, ग्रैंडमदर गिव द beggar clothes. गिव का सेकंड फॉर्म होगा ना, Gave. Ma'am, grandmother gave clothes to beggar. यस गुड। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने देखा, Yes मैम. दो ऑब्जेक्ट देखा आप लोगों को। यहाँ पे कौन कौन से है, क्लॉथ भी है और बैगर भी है। तो जहाँ दो कर्म हो वहाँ पे द्विकर्मक होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को इससे पता चल ही जा रहा है, शब्द से पता चल जा रहा है। द्विकर्मक यानी एक सेंटेंस में, एक वाक्य में दो कर्म हो तो वहाँ पे द्विकर्मक होता है। दादी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, दादी कहानी सुना रही है, ऐसे भी एक वाक्य बन जाएगा, है ना। दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, वाक्य को लंबा करने के लिए कर दिया गया कि बच्चों को कहानी सुना रही है। तो यहाँ पे दो कर्म कौन कौन से हो गए, बच्चा भी हो गया और कहानी भी हो गया। ठीक है, प्रयोग और संरचना की दृष्टि के आधार पर क्रिया की कौन कौन से भेद है। प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग पढ़िए एक बार इसको अपनी बुक में। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि के आधार पे, है ना, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कुल कितने भेद बताए हैं यहाँ पे, चार भेद बताए हैं। कौन कौन से, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हम इनके, हाँ बिल्कुल, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ते हैं। प्रेरणा पहला पढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है ना। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है ना, प्रेरित करता है, वहां पे प्रेरणार्थक होता है। जैसे कि चौकीदार ने लड़के से पत्र लिखवाया, है ना, यहाँ पे कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवाना, है ना। देखो क्रिया के दो रूप होते हैं, मतलब कि लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना। आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लिखना, लिखवाना, मैं लिखवा रही हूँ। तो दो, ये जो लिखवाना, पढ़वाना, ये वाले जो शब्द क्रियाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में करंट सारा का प्रयोग होता है मैम, से लड़के से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। संयुक्त क्रिया, अच्छा प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आया, इसमें क्या है, लिखवाना, कहलाना, मंगवाना, हाँ, करवाना, पढ़वाना, ये सब, ये जो दूसरा क्रिया का दूसरा कार्य जो कार्य करवाया जाता है, वो वाली क्रियाएं क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक क्रियाएं, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, है ना, यस मैम, जोड़ना, ज्वाइंट। तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, मैंने पत्र पढ़ लिया, यानी लेना क्रिया भी यहाँ पे लगा है, पढ़ना क्रिया भी लगा है ना। दफ्तर जा रहे हैं, जाना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। समझ में आया, जहाँ पे दो क्रियाएं होंगी वहाँ पे संयुक्त क्रिया है। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के पढ़े होंगे, आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है आप लोगों ने, Yes ma'am. हाँ Yes ma'am. हाँ, तो उसके जितने भी वाक्य होंगे वो क्या होंगे,
संयुक्त क्रिया होंगे। और ये कौन से टेंस का होगा? मैम भूतकाल का, पास्ट टेंस। पढ़ लिया, मैंने ये कार्य कर लिया, मैंने खाना खा लिया, है ना? Yes, ma'am. तो जहाँ पे दो क्या हैं, दो क्रियाएं हैं, है ना? वहाँ पे क्या होता है? संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है? और दो कर्म हो वहाँ पे क्या होता है? द्विकर्मक। मैम द्विकर्मक क्रिया। जहाँ पे दो कर्म हो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है? और जहाँ पे दो क्रियाएं हैं वहाँ पे क्या होगा? संयुक्त क्रिया। यस मैम। अब आगे पढ़े, नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से, आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया, है ना? नाम धातु क्रिया में क्या? शर्म, हाँ, शर्म संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें ना प्रत्यय लगाने पर जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बात, बतियाना, ठग, ठगना, है ना? और फिल्म, फिल्माना, चमक, चमकाना, फटकार, फटकारना, लजा, लजाना, टक्कर, टकराना। तो ये, हाँ, रंग, रंगना, महक, महकाना। अच्छा, महकाना या महकना। महकाना क्या होगा? कौन सी क्रिया होगी ये बताओ? प्रेरणार्थक क्रिया भी हो सकती है ना? महकाना प्रेरणार्थक क्रिया। सर्वनाम पदों से नाम धातु कैसे बनेगा? ये संज्ञा थी, है ना? संज्ञा, अधि सर्वनाम, अपना, अपनाना, एक ही बना इसमें, ठीक है? आगे विशेषण पदों से नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं? जैसे कि 60 से सठिया जाना, है ना? आगे गर्म, गरमाना, दोहरा, दोहराना, लंगड़ा, लंगड़ाना, तोतला, तुतलाना, मोटा होना यानी मोटिया जाना, ठीक है? सठियाना 60 साल का होना, है ना? सठियाना कहलाता है, ठीक है? आगे अव्यय पदों से नाम धातु क्रियाएं, हिन हिन, हिनहिनाना, टिमटिमाना, खटखटाना, ये अव्यय के पद हैं, ठीक है? थरथराना, मिनमिनाना, गड़गड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, है ना? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली तथा संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया जो भी होती है, बातें क्यों कर रहे हो? मुख्य क्रिया जो भी होती है उससे पहले अगर कोई एक कार्य हो चुकी है तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि अध्यापक पढ़ाकर चले गए, चले जाना मुख्य क्रिया है, पढ़ाकर यानी कार्य हो चुका है, एक कार्य जो हो चुका है उसे कहते हैं पूर्वकालिक। पहले कार्य हो चुका है यानी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पढ़ाकर, नहाकर खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये भी तो एक सेंटेंस में वाक्य बन गया है ना? मैं नहाकर, भूतकाल है तो भविष्य काल होगा ना? यस मैम। मैं नहाकर खाऊंगा, है ना? तो नहाकर खाऊंगा यानी नहा चुका है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी पहले ये कार्य हो चुका है। तो पूर्वकालिक क्रिया यानी मुख्य क्रिया से पहले हमेशा आता है ये, है ना? और वो कार्य पूरा हो चुका होता है, वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैं उठकर पढ़ूंगा, तो उठकर यानी ये कार्य हो चुका है, मैं उठकर पढ़ूंगा। आगे वह पढ़कर सो गया, है ना? वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में चले गए, खाऊंगा, पढ़ूंगा, सो गया, ये क्या है? मुख्य क्रियाएं हैं और इनसे ठीक पहले ये कार्य हो चुकी हैं, जैसे कि नहाना, उठना, पढ़ना,
क्रियाओं से पहले पूरी हो जाने वाली क्रियाएं अतः इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। चलो अब आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी, उसके आंसर आप लोगों को हाथ उठा के बोलना है, ठीक है? मैं जिनका नाम लूंगी वही बोलेगा। तो क्रिया के कुल कितने भेद हैं? हाथ उठाओ, क्रिया बोलना नहीं है। क्रिया के कुल कितने भेद हैं? किसके आधार पर? सामान्यतः क्रिया के कुल कितने भेद हैं? दो। दो, ठीक है? सकर्मक और अकर्मक। और अब आपसे अगर पूछा जाए संरचना की दृष्टि से, है ना, संरचना की दृष्टि से कितने हैं? कौन कौन से नाम कौन बता सकता है बिना देखे? बताओ रुद्र। मैम रचना और मैम प्रयोग के आधार पर मैम क्रिया के 4 विद्यमान प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मैम नाम धातु क्रिया और मैम पूर्वकालिक क्रिया। वेरी गुड, ठीक है, सिट डाउन। तो चार भेद हैं क्रिया के, रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। कौन कौन से? पहला कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा संयुक्त क्रिया। तीसरा नाम धातु क्रिया। चौथा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है? अच्छा, इन चारों का अर्थ समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। गुड। अब आप लोग ये बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया का पहला भेद। गर्ल्स, आप लोग को नींद आ रही है? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को?